एक डायलॉग चलता है इंस्टाग्राम पर, शहर को कौन लाल करे, एक बार बोल दीजिए बाबा। अब शहर तो जनता बढ़ाती है साहब, और बकरी वही बढ़ाती है। पर डायलॉग क्या था इंस्टाग्राम पे चलता, शहर को कौन ललकारे, एक दो बार। हाँ तो वो मैं मेरे हिसाब से कहा था, मैं शहर को कौन ललकारे भाई, क्यों ललकार है शहर को, ये बात कही थी मैंने। और दो चार और डायलॉग चलते हैं, आज मैं आ ही गया तो मैं बोलवा ही देता हूँ। कहीं देखो साहब, हमारे नागौर की भाषा है, मेरे भाषण में ज़्यादा गाली निकलती है, तो मेरे गाली के लोग गुस्सा नहीं करते और कहते हैं भाई ये तो ऐसे निकालता है, ये बात है। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरमीना, आप देख रहे हो राज भारती न्यूज चैनल। मेरे साथ में आपके नागौर जिले के डेगना विधानसभा के 4 बार रहे विधायक और राजस्थान वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, जो पूर्व राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के दर्जे के हकदार रहे या राज्य मंत्री के दर्जे पर रहे। मेरे साथ में है आपके राजस्थान के बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता श्री रिछपाल सिंह जी मिर्धा साहब, जो हमारे आज चैनल पे हमें समय दिया, इसीलिए आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। भगवान राम जी, आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। पहले आपको बधाई देता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए, इसके लिए मैं आपके चैनल का और आपका आभारी हूँ। 3 परिवार रहे राजस्थान में जाट समाज में, मिर्धा परिवार, ओला परिवार और मदरीना परिवार, जो अपने काम के लिए पूरे राजस्थान भर में प्रसिद्ध रहे हैं। नागौर में रहे मिर्धा परिवार और नागौर की कहानी कैसे रही? देखो साहब, मिर्धा परिवार, हमारे बलदेव राम जी मिर्धा, जो कि ये मिर्धा हमारी जाति नहीं है, ये मिर्धा हमारा गोत्र नहीं है, ये मिर्धा हमारे को पदवी मिली हुई है। और हमारे बलदेव राम जी मिर्धा जो जोधपुर हिजाइनेस के यहाँ डीआईजी की पोस्ट पर कार्यरत थे, उनको जोधपुर हिजाइनेस ने ये पदवी दी थी। उस समय जब बलदेव राम जी साहब जोधपुर में रहते थे, तो नाथूराम जी साहब वहाँ पढ़ने के लिए गए और पढ़ते पढ़ते उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वो एलएलबी की डिग्री लेके आए थे। उस समय किसान सभा का आयोजन बलदेव राम जी साहब ने किया था और बलदेव राम जी ने यह कहा कि तेरे को वकालत नहीं करनी है नाथूराम जी, आपको राजस्थान के किसानों की और प्रदेश से बाहर के किसानों की भी सेवा करनी है, यह कार्य आपको करना है। तो फिर मिर्धा परिवार की उन्होंने राजनीति में आने के लिए पहला चुनाव मेड़ता में 1952 से लड़ा और पहली बार वो मेड़ता से जीते। बलदेव राम जी साहब ने चुनाव लड़ा था डेगाना सीट से, वो उस समय चुनाव हार गए थे। तो नाथूराम जी साहब पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने और उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया था जी। उसके बाद में वो लगातार 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन था जी। वो हमेशा उन्होंने किसानों के लिए, किसानों की बात के लिए और किसानों की लड़ाई लड़ी। पहले तो उन्होंने टेंडेंसी एक्ट बनवाकर राजस्थान के किसानों को जो खातेदारी का हक दिलाया, वो राजस्थान के किसान के लिए सबसे बड़ा कार्य था। इससे पहले राजस्थान का जो जमीन जोतने वाला किसान है, अपनी जमीन का मालिक नहीं था, उसके बाद ही वो मालिक बना है। उसके बाद में नाथूराम जी ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो नागौर से 6 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे, 17 साल तक राजस्थान की मंत्री परिषद में रहे। उसके बाद में दिल्ली में चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी के साथ रहे। उसके बाद में वो वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे तो कम समय तक थे, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर रहे, पर बाकी उन्होंने कभी झुकने की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने स्वाभिमान की राजनीति की और हमेशा वो स्वाभिमान से ही रहे, स्वाभिमान से वोट लिए, स्वाभिमान से लोगों का काम किया। और राजस्थान के किसान उनको जिधर भी वो जाते थे, वो खुद एक पार्टी के रूप में थे, वो कभी पार्टी की परवाह नहीं करते थे, पार्टी उनके पीछे जाती थी। मिर्धा साहब, नागौर में ये कहते हैं कि सूरों की धरती है, पर मिर्धा परिवार है जो हमारा आपका प्रतिनिधित्व हर बार विधानसभा हो या फिर सदन में हमेशा बनाए रखते हैं, ये ऐसा जीतते कैसे बार बार, ट्रिक्स क्या है? देखो साहब के 50 साल तक लोगों की सेवा की और हमेशा शायद मेरे हिसाब से एक असेंबली ऐसी रही होगी कि जिसमें मिर्धा परिवार का कोई सदस्य नहीं था। बाकी हमेशा मिर्धा परिवार का दिल्ली में या राजस्थान की विधानसभा में हमेशा प्रतिनिधित्व करते रहे। एक मिर्धा परिवार का सदस्य कोई भी विधानसभा में रहता है,
इसका कारण आप पूछ रहे हो क्या है? इसका कारण ये है कि लंबे समय तक लोगों की सेवा की। इसके बाद में जो राजनीति में लोग आए उनको आप देखो नहीं, उन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति की है। मिर्जा परिवार ने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। आज नाथूराम जी के परिवार के पास देखो आप, धन दौलत क्या है उनके पास? एक वो 22 बीघे जमीन जोधपुर में थी, उससे उनका परिवार कमा के खा रहा है। उनके जितने परिवार के लोग हैं वो अपनी ईमानदारी की कमाई से अपना काम चला रहे हैं। और जो 5 साल एक बार एमएलए बनता है वही अपने परिवार के लिए 3 पीढ़ी तक का तो जुगाड़ कर लेता है। पर आज मिर्जा परिवार जहाँ पहले ईमानदारी से कमाई करके अपना पेट गुजारा चलाता था, उसी मुकाम पर है वो। जी, पर आपने ले लिया, ऐसे किसी ने था जो एक बार बनने के बाद पैसे कमा लेता? एक बार बनने के बाद में पैसे कमाने वाला आपको हजारों नेता बता दूं मैं। जी हाँ, जो एक बार बनने के बाद में 500 करोड़ रुपए की पार्टी होगी, कोई 1000 करोड़ की पार्टी होगी। हमारे को तो 1000 करोड़ गिनने भी मुश्किल होते हैं। आप देखो नहीं, ऐसे कई नेता बैठे हैं। आपको तो मैं व्यक्तिगत नाम अभी उनके किस लिए ले, मैं व्यक्तिगत नाम लेना उनका ठीक नहीं रहेगा। कोई मौका आएगा और वो बोलेंगे तो फिर व्यक्तिगत नाम लेके भी आपको बताऊं। एक मिर्जा साहब, आपका एक डायलॉग चलता था कि जिन्होंने हमने तो 50 साल तक मेहनत की, फिर भी नहीं 5 साल में उन्होंने 500 करोड़ की पार्टी बना दी। कौन सी पार्टी करे? ये हमारे हनुमान जी बेनीवाल देख लो आप, नागौर के सांसद बने, 4 बार नागौर से विधायक रहे और 5वीं बार सांसद बने। उनको पूछो नहीं इतने पैसे कहाँ से आए। अच्छा, वो 500 करोड़ से कम की पार्टी नहीं है। मेरे हिसाब से तो होंगे 1000 करोड़ के आसपास, पर अब गिने तो मैंने भी नहीं। पर लोग ये कहते हैं कि ये 500 करोड़ से ऊपर की पार्टी है। हनुमान जी की पार्टी में इतने लोग कहाँ से आते हैं यार, समझ में नहीं आता। हैं? लोग, इस जनता इतनी कैसे बुलाते हैं? कहाँ से लाते हैं? अब जनता कहाँ आ रही है? आप देखो नहीं, इनका जो जादू था वो चल गया 20 साल। नागौर में हर चीज़ की 20 साल तक वीसी रहती है और उसके बाद में वो फिर धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाते हैं। अब की बार देखो नहीं आप, ये 2000 वोटों से जीते हैं। चुनाव तो हालांकि हम भी आ रहे हैं, ये तो एक जनता का फैसला है। जनादेश का आदर करना चाहिए, वो सिरोधार्य है कि जनता किसको जिताती है, किसको हराती है। ये हार जीत तो चलती है ही, 2 लड़ेंगे तो एक जाएगा ही। पर हनुमान जी बेनीवाल खुद 2000 से बचे हैं, जो राजस्थान के नेता बनते थे कि मैं इतनी सीटें जिता लाऊंगा, सीएम की चाबी मेरे पास रहेगी, अगला मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा, तेजा जी को मैंने पुजवा दिया। और इतने, अगर जाट राजनीति को किसी ने कमज़ोर करने का काम किया है राजस्थान में तो उसका श्रेय श्री हनुमान बेनीवाल को जाता है। पर जाटों को तो अधिकांश कहते हैं जाटों की पार्टी तो आरएलपी है। जाटों को पता लगे आरएलपी कितने, जाट राजनीति को कमजोर करने वाली पार्टी आरएलपी है। और आज जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमारे जाट समाज के किसान पुत्र जो जगदीप जी धनखड़, उनको उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाया, उस आदमी के लिए बोलते हैं ये कि उसकी क्या आरती उतारें क्या? अरे राजस्थान के जाटों का वो गौरव है और राजस्थान के जाटों के गौरव के लिए आप अगर ऐसी बात कहते हो, आज समाज का एक व्यक्ति उस पद पर बैठा है तो पूरा समाज गौरवान्वित है। और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रदर्शित करना चाहिए उनको। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, पर मैं सही बात कहता हूँ, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने 1999 में जाटों को आरक्षण दिया था, तो वो अटल बिहारी जी वाजपेयी का ही मानेंगे हम कि दूसरे नेता का मानेंगे? और आज प्रधानमंत्री जी ने इनको उपराष्ट्रपति बनाया है तो हम उन्हीं का कहेंगे कि दूसरों का कहेंगे? इसलिए वैसे आदमी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए अभी तो वो क्या ज़्यादा मेरे खिलाफ तो बोलते नहीं, मेरे तो कोई, उनको आप भी पूछ लेना जाके, उनका इंटरव्यू करो जब कि वो रिछपाल मिर्जा ऐसे कह रहा है तो वो कहेंगे उसकी बात मत करो, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया आजकल। तो ये ऐसे नेता हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज को इन्होंने काम में लिया है, समाज ने इनको काम में नहीं लिया है। मैंने 4 सवाल पूछे, उनके जवाब दे दो आप, जो मैंने पूछे हैं खुले मीडिया में, उनका जवाब दो नहीं। आप क्यों चुपचाप बैठे हो? दो आप जवाब। और उपराष्ट्रपति जी के लिए जो आपने ये बातें कही है, इसके लिए समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, कैसे माफ़ करेगा? और आप तेजा जी से बड़े हो गए आप तो। इसलिए मेरे को उनसे इतना ही कहना है कि संयमित भाषा में बात किया करो। आप नेता हो, नेता थे, अब नेता रहोगे नहीं रहोगे ये राजस्थान के जाटों और जनता पर निर्भर करता है। हनुमान जी कई बार कहते हैं कि हमसे कोई पंगा नहीं लेते कोई नेता।
मैं ले रहा हूँ नहीं पंगा, अच्छा। कितनी बार लिया है। अच्छा। आप सुन लो विष्णु जी, उनसे कितनी बार लिया है पंगा मैंने, और जब जब वो बोले हैं तब तब मैंने कहा है। और अब वो और बोले और वो आप इंटरव्यू कर लेना, वो जवाब चाहेंगे तो मैं और जवाब दे दूंगा उनको। अच्छा। हाँ, पर आपको डर नहीं लगता? काहे का डरता, मैं सिर्फ भगवान से हूँ। मेरे को डर है काहे का, मेरे लीवर में कैंसर है, मैं 3-4 साल से उससे पीड़ित हूँ। भगवान ने मेरे को अभी 2-4 साल, शायद मैं नहीं मरूंगा, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे अब क्या, मेरे कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, मेरा किसी प्रकार का काम बाकी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो अब वो बिना काम का घोड़ा होता है नहीं, उस तरीके का आदमी हूँ। तो मेरे को मरने में क्या आपत्ति है, नहीं मैं मरने से डरता हूँ। कोई पहले मार दे मेरे को तो भी तकलीफ नहीं, और भगवान मारेगा अपने आप तो भी तकलीफ नहीं। तो इसलिए मरने से क्या डरना विष्णु जी। पर आरएलपी के कार्यकर्ता कहेंगे कि हमने जाट समाज का इतना ऊंचा नाम किया है, फिर मिर्जा साहब हमारा साथ रहना चाहिए, बाकी पार्टियों के साथ। मैं आरएलपी को जाट समाज की पार्टी नहीं मानता, मैं जाट समाज का सम्मान करता हूँ। जाट समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा आदमी हूँ। मैंने जाट सम्मेलन में ये बात कही थी, राजस्थान के जाट पूरे इकट्ठे हुए थे। मैंने कहा जाटों तुम्हारे को सीएम कोई नहीं बनाएगा, न बीजेपी में बढ़ने वाले हैं न कांग्रेस में, तो कतई नहीं बढ़ने वाले। इसलिए आप 2 नंबर की कुर्सी पर ध्यान रखो, अपना ये जुगाड़ करो, कहीं भी जाके किसी पार्टी को आप सपोर्ट करो तो उनसे ये कहो साहब हमारा आप ध्यान रखो, 2 नंबर पे हमारे को रखो। वो बात उन्होंने नहीं मानी, देख लो आप क्या परिणाम आए उसके। जाट अधिकांश है जो राजस्थान में वोट कांग्रेस को देते हैं, ऐसा क्यों? अब राजस्थान के जाट 50 साल से कांग्रेस के साथ हैं। परंपरागत वोट जाटों का, मुसलमानों का, शेड्यूल कास्ट के भाइयों का ये माना जाता है कांग्रेस का। पर अब वो बात नहीं रही है, धीरे धीरे वोट खिसक रहा है। वजह क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस काम नहीं करती? अब वजह तो साहब ये है कि जब दूसरी पार्टी वाले लोग भी मान सम्मान रखेंगे तो वहाँ भी चले जाएंगे। क्या वो कोई ठेका थोड़ी है एक पार्टी का। पर जितना मान सम्मान कांग्रेस से तो बीजेपी ने 2 गुना दिया है जाटों को। हाँ दिया है बीजेपी ने, तो अब की बार आप लोकसभा में देखना शायद बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से राजस्थान में? मेरे हिसाब से राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। जीतेगी? आप खुले दिल से? मैं खुले दिल से कहता हूँ, मैं सही बात कहता हूँ। क्यों, ये जो राम मंदिर का भी चलेगा, फिर इसकी लहर चलेगी, आप देखना। और राजस्थान की मैं समझता हूँ कोई सीट ऐसी मेरे को लगता नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है। 25 एक बार फिर से भाजपा जीतेगी? मेरा आकलन तो यही है साहब, फिर आप देखो आगे। वैसे मैं पार्टी में अभी कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का आदमी हूँ, पर मैं सही बात कहता हूँ। क्योंकि अब जब कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने पर लग जाती है तो फिर जिताने वाला कौन है? कांग्रेस को कांग्रेस हराने वाले ऐसे व्यक्ति को हराती है, कई लोग हैं, मैं उनका खुलासा करूंगा कभी मौका आएगा तो। अच्छा, फिर करूंगा। ऐसा भी लोग हैं जो कांग्रेस अपने को ही अपने हरा रहे? हाँ हराते हैं, अभी असेंबली में हराए हैं। अच्छा। हाँ असेंबली में हराए हैं, उन लोगों ने खुद ने अपनी सीटें हराई है। 20-30 सीटें खराब की है राजस्थान के अंदर उन्होंने। कि ऐसा नहीं गहलोत और पायलट हरवा रहे, यार कोई और हरवा? अब वो नाम मैं नहीं लेना चाहता इतने बड़े लोगों के, और जब मौका आएगा मेरे से कोई बात मेरे ऊपर आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, फिर तो अब की बार 25 जीतेगी। पंचायत चुनाव में कैसे रहेगा? पंचायत चुनाव में जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वो तो सरकार के पीछे चलते हैं वोट जाता। आपने दोनों कार्यकाल देखे, मोदी जी भी देखे और इंदिरा गांधी जी भी देखे, नरसिंह राव भी देखे, अटल जी देखे, राजीव गांधी जी देखे। प्रधानमंत्री में अच्छे प्रधानमंत्री कौन थे आपके हिसाब से? देखो साहब, प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी भी अच्छी थी, उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत बढ़िया तरीका था। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र जी मोदी बने हैं देश के, वो उनसे भी लोकप्रिय ज़्यादा हो गए। अच्छा। और भारत के बाहर और भारत के अंदर तो है ही, और भारत के बाहर भी इनकी लोकप्रियता आसमान पे चल रही है। इसका मतलब कांग्रेस के नेता भी या लोग भी ये भी मानते हैं कि मोदी जैसा देश में प्रधानमंत्री कभी नहीं आया? वो जो कार्यकर्ता है, जो आदमी, और जो विकास की दृष्टि से, जो देश को आगे ले जाने की दृष्टि से, तो मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे। पर ये मानते थे कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, जो एक ऐसा व्यक्ति ऐसा कभी देश को मिला नहीं था। नहीं तो ये तो आप भी जानते हो कि मिला कौन था, इंदिरा गांधी जी के बाद में यही मिला है। पर देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है, दमदार। राजस्थान में आपके अच्छे, आपने मुख्यमंत्रियों के साथ में विधायक रहे हो, भैरव सिंह जी शेखावत साहब के साथ रहे, वसुंधरा जी के साथ भी रहे होंगे, और गहलोत साहब के साथ में रहे। आपके लिए अच्छा कौन रहे?
नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत तो देखो किसी से मैं कोई व्यक्तिगत मेरा न तो कोई काम था। मैं भैरव सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय पहली बार एमएलए बना था 90 में। उसके बाद में 93 में भैरव सिंह जी फिर वापस दोबारा रिपीट हुए। फिर वसुंधरा जी आए, अशोक जी गहलोत साहब आए, 2 बार अशोक जी गहलोत साहब के साथ रहा, 2 बार वसुंधरा जी के साथ रहा, भैरव सिंह जी के साथ रहा। भैरव सिंह जी की सोच अलग थी और उस समय न तो देखो इतना बजट था, न इतना पैसा था गवर्नमेंट के पास, न संसाधन थे, तो वो अपने तरीके से काम करते थे। बाकी काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। उसके बाद में गहलोत साहब ने 2 बार, इस बार तो गहलोत साहब ने राजस्थान में काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर काम के बोट भगवान राम जी, आप जानते हो राजस्थान में कितना काम हुआ है, कितनी योजनाएं ऐसी थी। हम तो जाते थे, जो कोई प्रोग्राम होते उनमें 5-5 लाख 10-10 लाख चिरंजीवी योजना से इलाज करा के गरीब आदमी आया है। इतनी बढ़िया योजना चलाते हुए भी ये सरकार वापस रिपीट नहीं हो पाई। इसका कारण यही है कि भाई कहीं कहीं कमी रही है। तो अब ये तो चलता रहता है। पर राजस्थान में ये रिवाज है कि हर 5 साल से जनता परिवर्तन करती है। अभी ये 5 साल ये टर्म कैसा निकलेगा वो तो मैं नहीं कह सकता। बाकी इन्होंने अब की बार काम करने में कोई कमी नहीं रखी। आपने मंथन किया, वो हारी क्यों पार्टी, वजह क्या रही? अब मेरे मंथन करने से क्या होता है साहब, इतना मैं कोई विश्लेषक नहीं हूँ। मैं तो एक कम पढ़ा लिखा आदमी, गांव का रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को विश्लेषक में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। मैं तो नागौर जिले की बात तक सीमित रहता हूँ। नागौर से बाहर न तो मैं जाता हूँ, न मेरे को नागौर जिले के बाहर की राजनीति करनी, न मेरे को कोई बड़ा नेता बनना। अब मेरा बच्चा चुनाव लड़ रहा है, वो लड़ेगा। मेरे को अब कोई किसी प्रकार की इच्छा और लालसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, वो पोस्ट ले लूं, वो पद ले लूं। मेरे को 20 साल मैं रह गया इज्जत से एमएलए, और मेरे कुंडली में यही योग है कि अगर मैं एमएलए तो और जीत सकता हूँ कहीं से भी, पर मैं सरकार में नहीं रहूँगा। राजस्थान में 2 नेता हैं, एक हेमाराम चौधरी और एक रिशपाल सिंह जी मिर्धा साहब, जो जिन्होंने 2 व्यक्ति ने ऐसा कह दिया कि मैं अब आप जनता मुझे वोट बोले दो पर मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ऐसा क्यों? नहीं, अब यूँ है साहब के इसका कोई अपना बच्चा अगर चुनाव लड़ रहा है तो हम सारे थोड़ी लड़ेंगे। 5 साल मेहनत करनी पड़ती है। अब की देखेंगे, अब जब परिसीमन होगा तो उसमें कह रहे हैं कि राजस्थान में 50 सीटें कहीं बढ़ेगी। तो अब देखो क्या होता है। आप फिर से लड़ने की इच्छा रखते हैं? नहीं, मैं तो नहीं लड़ने की। संन्यास लेना चाहते? नहीं, संन्यास भी नहीं है, राजनीति में सक्रिय रहूंगा, पर मेरे लिए मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा मिर्धा साहब के बचपन की ओर ले जाऊंगा। मिर्धा साहब, बचपन कैसा रहा आपका? मेरा बचपन अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा। मेरे माता पिता खेती करते थे, अच्छी गाय भैंस रखते थे, अच्छा हमारे वो खाना खिलाते थे, चाहे स्कूल भेजते थे। पर पढ़ाई में शुरू से ही मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी 9th पास करके। फिर मैं ये ट्रक लाइन जो ट्रांसपोर्टेशन की है उसमें लग गया। उसमें मैंने 7-8 साल तक मैंने खुद ड्राइवरिंग की है, गाड़ी चलाई है अच्छे तरीके से। फिर मैं धीरे धीरे एक यूनियन हमने नागौर में खड़ी की, तो उसमें जाटों की, मुसलमानों की, क्या मखानियों की, विष्णुइयों की, 36 कौम के लोग उसमें शामिल थे। 6000 ट्रक थी करीब, वो सब मेरे आदेश से चलती थी नागौर में। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनियन थी। फिर मैं एमएलए बन गया 90 में। 80 में यूनियन बनाई थी, तो मेरे काफ़ी केस मुकदमे लग गए थे, 7-8 मुकदमे लग गए थे। तो फिर भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं दूसरी बार एमएलए बना 93 में। तो मेरे को कहा यार छोड़ दे, नहीं अब ये लफड़ा, तुम 2 बार एमएलए बन गया। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया यूनियन का पद। फिर सारे मेरे केस मुकदमे भी निपट गए। उसके बाद में मैं 4 बार एमएलए रहा। मैं नाथूराम जी का काम सन 71 से जब पहला पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उस समय से मैं राजनीति में सक्रिय था, और 71 से आज तक राजनीति में सक्रिय हूँ। उन्होंने 6 चुनाव लड़े। लास्ट चुनाव में वो एम्स हॉस्पिटल में सोते सोते चुनाव जीते, उसमें हमने अपीलें बांटी थी उनकी काली, और उस अपील से 1,59,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। तो बचपन अच्छा ही रहा अपने सब बच्चों की, अच्छी तरह बच्चे पढ़ लिए। मैं नहीं पढ़ा, बाकी मेरे 4 बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं। मेरी 3 बेटी हैं, बेटा, सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे, सबको अच्छे संस्कार मिले।
आज तक परिवार पर कोई कलंक नहीं है। आप किसी से ही पूछ लो हाँ मैं कि भाई इन्होंने कोई गलत काम किया क्या, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का पैसा नहीं खाया। और राजनीति में क्या होता है? नहीं आप यूनियन के अध्यक्ष थे, ट्रकों वालों के इनके बहुत बड़ी लड़ाइयाँ बहुत बार होती है। आप हाँ, वो मैंने बताया नहीं आपको, लड़ाई झगड़े होते थे तो उसमें मुकदमे हुए हमारे। मुकदमे 7-8 लग गए थे मेरे, और धीरे धीरे सब निपट बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, डायलॉग में वगैरह शेर को कौन ललकार है, तो फिर आप ज्यादा शेर थे या फिर कैसे? अब शहर को ललकारने की बात मैंने इसलिए कही थी कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए उन्होंने, उन आरोपों का जवाब दिया मैंने कहा मेरे परिवार तक पर आज तक ऐसी बात कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और अब आप सुन लो कि आपके परिवार की कहानी क्या है, इसलिए मैंने डायलॉग बोला। एक डायलॉग चलता है इंस्टाग्राम पर, शेर को कौन ललकार, एक बार बोल दीजिए बाबा। अब शहर तो जनता बढ़ाती है साहब, और बकरी वही बढ़ाती है। पर डायलॉग क्या था इंस्टाग्राम पे चलता, शेर को कौन ललकार है, एक दो बार। हाँ तो वो मैं मेरे हिसाब से कहा था, मैं शहर को कौन ललकारे भाई, क्यों ललकार है शहर को, ये बात कही थी मैंने। और 2-4 और डायलॉग चलते हैं, आज मैं आ ही गया तो मैं बोलवा ही देता हूँ। कहीं देखो साहब, हमारे नागौर की भाषा है, मेरे भाषण में ज़्यादा गाली निकलती है, तो मेरे गाली के लोग गुस्सा नहीं करते और कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही निकालता है, ये बात है। बाकी कोई मैं ऐसे किसी को गाली नहीं देता, मैं तो आदर मान सम्मान करता हूँ सबका। एक बिहार के हमारे को दर्शक थे, वो एक बार पूछ रहे थे कि मृदा सा मतलब कोई नेता है या फिर कोई कवि है कि मंच का जब ये कार्यक्रम करोगे कितने पैसे? देखो साहब, मैं न नेता हूँ, न अभिनेता हूँ, न कवि हूँ, मैं तो एक गरीब किसान परिवार का आदमी हूँ, और मैंने सब जगह ठोकरे खा के सब तरह के उतार चढ़ाव मैं देख के निकला हूँ। पर ऐसे आपको भी दुख, हमारे तरह आपने भी दुख भुगते हैं? बहुत दुख भुगते हैं विष्णु जी, आप तो अब गांव के रहने वाले आदमी, और गुड्डा मालानी और नागौर की धरती में क्या फर्क है? वही धरती आपके रेतीली है और हमारे भी रेतीली है, तो आप भी जहाँ पानी की समस्या से लोग जूझते रहे हैं, बाड़मेर का आदमी इतना मजबूत है कि पानी 10 किलोमीटर से सिर पे लाकर पी सकता है। इतना मजबूत आदमी आपको बाड़मेर में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हमारे लोगों ने तो फिर भी इतनी तकलीफ नहीं देखी है, क्योंकि हमारे कुएं और थे। तो बाड़मेर के लोगों को मिलना जुलना तो होता ही है, वो सारी बात पता है। एक ही परिवार के, एक ही परिवार के हैं। रिश्तेदारी संबंध भी यही है। हाँ, संबंध अपने गोत्र एक हैं। हमारे तो आपके राव, हमारे तो पास में हमारे। हाँ बिल्कुल है साहब। पर जो आपके डायलॉग जो इंस्टाग्राम पे चलाते हैं उन दर्शकों के लिए, उन दर्शकों का मैं आभारी हूँ, और जो लोग मेरे ये डायलॉग सुनते हैं, ये मेरा भाषण सुनते हैं, ये मेरी सच्ची, ये मेरे मन की कही हुई बातें हैं। मैं बनावटी बात नहीं कहता, मैं मन की बात कहता हूँ, और भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ। तो फिर ऐसे कहना चाहते हैं, खूब शेयर करो, खूब बजाओ और डांस करो, नाचो। अच्छा, मजा करो, जिंदगी किस लिए है? आनंद के लिए है। 2 दिन की जिंदगी है, आपको 2 दिन की मिली है, कब नहीं फेरे जैसे कोई लीवर में कैंसर हो जाए और पहले ही मर जाए है, तो ये क्या पता चलता है साहब? ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसने दे रखे हैं 2 दिन जितने गुजार रहे हैं। चलो, तो फिर उन दर्शकों को एक बार कह दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मेरे डायलॉग को शेयर कीजिए, फैन फॉलोइंग बढ़ाइए। मैं दर्शकों का आभारी हूँ, नहीं साहब कहा है, जो आपको अच्छे लगते हैं वो शेयर करो, वो उनको आगे से आगे आप भेजो। अगर आपका इसमें कोई फायदा होता है तो भी लो, मेरे को कोई परेशानी नहीं। और जब अब की मेरा भाषण होगा तो नए डायलॉग और आ जाएंगे। और मंच के लिए ज्यादा से ज्यादा संपर्क करें जो कार्यक्रम मंच के लिए ज्यादा से ज्यादा आप पूछ लेना, काम मीटिंग है उसकी। अब मीटिंग है मैं कम ही करता हूँ, अब 15 फरवरी के आसपास होगी मेरी मीटिंग। नहीं और ऑल राजस्थान में कहीं भी कार्यक्रम करवाओ, मैं फ्री कार्यक्रम करता हूँ। राजस्थान में कार्यक्रम फ्री, अपने कोई फीस नहीं है उसकी। कोई गाड़ियाँ निकलवाने के लिए करवाना चाहता है करवा लो बोले, उसमें क्या दिक्कत है अपने। अच्छा, आप कहीं भी राजस्थान में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं? जा सकता हूँ वैसे बिना स्वार्थ, मैं बिना राजनीति की बात नहीं करूंगा वहाँ। राजनीति की छोड़ के कांग्रेस पार्टी राजनीति सिर्फ बात करूंगा नागौर जिले में। और भी कहीं वोटों के लिए आपको प्रचार के लिए बुला ले तो? प्रचार के लिए बुला ले चला जाऊँ साहब, मेरी पार्टी के दे तो। हाँ, तो फिर आपकी पार्टी और बाकी मेरे वैसे इच्छा नहीं है जाने की, मैं नागौर तक सीमित हूँ, नागौर का ही आदमी हूँ मैं, इसलिए नागौर की जनता के बीच ही रहना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे फेमस हो, फेसबुक पे भी फेमस हो, हमारे दर्शकों को भी कह दीजिए एक बार। आपका चैनल हमेशा चलता रहे, आपका चैनल की ख्याति राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो, मेरी यही ईश्वर से कामना है। आपके ओर से दर्शकों को, नागौर के तमाम जनता को, नागौर की तमाम जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अच्छे लोगों को चुनो, जो आपकी सेवा कर सके,
स्वार्थी और जो लोग अपना दुकान चलाने वाले उनसे सावधान रहें। जो आपका भला कर सके, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सके, जो जनरेशन अब आगे आएगी उसके लिए कुछ भला करने वाले हैं, ऐसे लोगों को चुनें और स्वच्छ छवि के लोगों को चुनें आप। अगर मैं 2-4 नाम ले लूँ तो उनके बारे में बोलना हो तो अशोक गहलोत के बारे में बोलना हो तो अशोक जी अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, अच्छे थे। और पायलट के बारे में पायलट साहब अच्छे नेता हैं, स्वच्छ छवि का नेता है, जवान है। अभी पायलट साहब के पास 30 साल 35 साल का टाइम है, अच्छा आदमी है। और वसुंधरा जी के बारे में वसुंधरा जी भी अच्छी है। वैसे मेरे ज़्यादा संपर्क उनसे रहा नहीं, जो वो चीफ मिनिस्टर थे उनसे रहा है। अच्छे हमारे तो सब काम करते थे वो। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा अच्छे व्यक्ति हैं। भजनलाल शर्मा, भजनलाल जी ईमानदार आदमी है, ये आरएसएस के आदमी है, अच्छा राज चलाएंगे। मैं लगता है इनको थोड़ा अनुभव कम है, बाकी राज कांग्रेस का नहीं, इसका बीजेपी का ईमानदारी से चलाएंगे। अच्छा। और हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल तो नेता है ही, आप कह रहे हो जाटों का नेता, मैं भी नेता तो मानता ही हूँ उसको। फिर भी अगर कहना हो तो कुछ नहीं, अब उसके लिए क्या कहें, वो कुछ कहेंगे और मेरे से सवाल जवाब करेंगे तो फिर आप वापस आ जाना, मैं कर दूंगा फिर। और हेमाराम चौधरी, हेमाराम जी बहुत बढ़िया आदमी, बहुत भले इंसान है। हरीश चौधरी, हरीश चौधरी भी अच्छे आदमी है। अच्छा, आपकी ओर से आपने समय दिया हमें और आप तमाम प्रकार की आपके मुद्दों पे हमने चर्चा की। फिर से हम मिर्जा साहब से मिलते रहेंगे।